हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विभव तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया था। प्लांट किंगडम जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम के ही अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट लेक्चर में हमने एल्गी और फंजाई का विस्तृत अध्ययन कर लिया था अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया था। और आज हम उसके आगे बढ़ते हुए थैलोफाइटा के ही अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन या बैक्टीरिया के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या जो पूछे जा सकते हैं या जो अब तक पूछे गए हैं या जो अब तक पूछे नहीं भी गए हैं और जिनकी संभावना है आगामी एग्ज़ाम्स में तैयारी में आपके ज़रूरत है उनकी, उन सभी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आप वीडियो देखने के साथ साथ आप पेन और पेपर लेकर साथ में बैठिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं ज़रूर बताता रहता हूँ आपको जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप साथ में उनको अपने साथ ही लिखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि रिवीजन में आपको बहुत ही आसानी होगी। अभी समय रहता है कि लगता है कि हम बार बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के समय जब हमारे पास टाइम की कमी ज़रूर महसूस होती है कि इसको रिवीजन कैसे किया जाए। तो अगर हम दूर तक नहीं सोचेंगे, अपने एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं सोचेंगे, उस दिन के बारे में फोकस नहीं करेंगे, तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जब भी आप वीडियो देखें तो पेन और पेपर लेके साथ में बैठें, जिससे कि आप पहली बार जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको साथ में कहीं नोट डाउन करते चलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा और सब लोग कुछ ना कुछ बैक्टीरिया के बारे में डेली लाइफ में ही महसूस करते होंगे। जीवाणु के बारे में सब लोग डिस्कस करते होंगे, लेकिन जो सब लोग जानते हैं हम लोग उससे थोड़ा सा एक कदम ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और परीक्षा मंथन की टीम के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो जो जीवाणु होता है, सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो जीवाणु विज्ञान का जो है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु विज्ञान का जनक देखिए किसे कहते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूइवेनहॉक को। लेकिन सबसे पहले हमें जीवाणु के बारे में पता कैसे चला था? तो एंटोनी वॉन ल्यूइवेनहॉक जो है, जो कि जीवाणु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरिया कहे जाते हैं, इन्होंने सबसे पहले दांत की खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था। ठीक है, और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा था। जब शुरुआत में इनको सूक्ष्म जीव कहा गया, लेकिन बाद में इन्हीं को हम जीवाणु कहने लगे। और ये कहाँ से? दांत की खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूइवेनहॉक ने। इसके बाद अगर देखें तो रॉबर्ट कोच को जो है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक, कई साइंटिस्ट के नाम हैं यहाँ पे, एक बार सारे साइंटिस्ट के नाम बता दे रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएँ और एग्जाम्स में अगर साइंटिस्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनको आसानी से बता सकें। लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का या माइक्रोबायोलॉजी जानते हैं आप जो है, तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। किसको? लुई पास्चर को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किण्वन पर कार्य किया था और बताया था कि जो है पदार्थों का सड़ना व गलना जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। तो लुई पास्चर का भी आप योगदान है इसमें जीवाणु का पता लगाने में। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर देखें तो जीवाणुओं को हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं, पादप जगत के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? तो जीवाणुओं में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पर इनकी कोशिका भित्ति का जो रासायनिक संगठन होता है वो पादप कोशिका के रासायनिक संगठन से भिन्न होता है। इसके बावजूद भी इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे हम जीवाणुओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और अभी हम इनके कैरेक्टर्स देखेंगे, जीवाणुओं के लक्षण देखेंगे। और जीवाणु नाम किसने दिया था? तो एरनबर्ग के नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवाणु नाम दिया था। इसके बाद हम देखें तो जीवाणुओं के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि जीवाणुओं को देख के कैसे पता लगाया गया कि ये जीवाणु हैं, क्या कैरेक्टर्स थे इनके,
इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को हम जान लें। तो कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं के लक्षण क्या हैं। तो जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे, मतलब इनका आकार जो होता है 2 से 10 माइक्रोन का होता है। तो जीवाणु अति सूक्ष्म और एक कोश के जीव होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, हमने आपको बताया होगा यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, हर लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ डिस्कस करता रहता हूँ। तो जीवाणु क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं तथा एक कोश की जीव होते हैं, यूनिसेलुलर। इनका जो आकार होता है वो 2 से 10 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, जीवाणु हमें मिलते कहाँ हैं, जीवाणु सर्वव्यापी हैं, कॉस्मोपॉलिटन हैं, मतलब ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, जल में, थल में मतलब ज़मीन पे, वायु में, जीवित व मृत पौधों में, जंतुओं में, और हर जगह मतलब जीवाणु पाए जाने की संभावना होती है। मनुष्य के अंदर तो जीवाणुओं के द्वारा बहुत ही रोग हो जाते हैं, और आज हम उनका भी अध्ययन करेंगे कि मनुष्य की वजह से क्या बोलते हैं, जीवाणुओं की वजह से मनुष्य के अंदर जितने रोग हो जाते हैं उन सभी का हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से वही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि इनकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इस कारण इन्हें पादप जगत में रखा गया है। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था कोशिका के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, मैंने उसमें बताया था कि इसमें केंद्रक क्या होता है, अविकसित होता है, इसमें आरंभिक केंद्रक होता है, मतलब शुरुआत में होता है, फिर बाद में समाप्त हो जाता है। तो जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि केंद्रक जो है उपस्थित नहीं होता है। जब आप याद करेंगे डिफरेंसेस या लास्ट जो हमारे वीडियोस हैं साइंस के, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं आप उनको बार बार देखते रहिए, क्योंकि देखिए चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। अगर आपको यहाँ नहीं पता रहेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो आपके लिए ये टर्म समझना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैं हर लेक्चर में जहाँ जहाँ भी जो भी टर्म आते हैं मैं उनको बताता चलता हूँ। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर जिन्होंने भी अभी लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लें, क्योंकि एक सीरीज़ में यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और सीरीज़ में ही आप अगर एक सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे तो चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरंभिक केंद्रक पाया जाता है, शुरुआत में पाया जाता है, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इनमें केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। ठीक है, तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं। जीवाणुओं में आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि जो लवक होते हैं, प्लास्टिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए आदि कोशिकांग जो है ये सब नहीं पाए जाते हैं। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट्स के हैं वो सभी जो है जीवाणु के अंदर पाए जाएंगे। जीवाणु में हरित लवक नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब है कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और ये अपना भोजन भी नहीं बना पाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है श्वसन वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन कैसे होता है, एक मैंने आपको टर्म वहाँ पे याद भी कराया था, म से माइटोकॉन्ड्रिया, म से मीसोसोम। तो मीसोसोम में से ही जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं अगर आप इनको बार बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है बर्फ़ में, गर्म जल में, झरनों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी पाए जाते हैं। मतलब इनका जो है एक कहिए तो वृहद रूप है जीवाणुओं का कि ये सर्वव्यापी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीवाणु कैसे हैं, तो जीवाणु कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है जनन क्या होता है, इसमें जनन अगर देखें तो द्विविभाजन द्वारा होता है, बाइनरी फिशन द्वारा होता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का असूत्री विभाजन होता है। तो जीवाणु में लैंगिक जनन भी होता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बता दी हैं, और आप इनको नोट करते रहिए। एक साइंटिस्ट थे जोसेफ लिस्टर, ये एग्ज़ाम से पूछा जा चुका है। एक साइंटिस्ट थे जोसेफ लिस्टर, इन्होंने जीवाणुओं के संबंध में फर्स्ट टाइम जो है प्रतिरोधी मत दिया था। मतलब एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दी थी जीवाणुओं के संबंध में, जोसेफ लिस्टर नाम के साइंटिस्ट से, जोसेफ लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने। तो आप इनका नाम जो है याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगर हम आकृति की बात करें कि जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है, तो आकृति के आधार पर जीवाणु जो है कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है छड़ाकार बैसिलस, दूसरा है गोलाकार कॉकस, तीसरा है कॉमा आकार कॉमा शेप्ड, ये तो सभी ने सुना होगा विब्रियो। कॉमा शेप्ड आते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा विब्रियो, क्योंकि यही इसका एक एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, एक है सर्पिलाकार।
तो जो छड़ाकार है, गोलाकार है, कॉमा शेप्ड है, सर्पिलाकार है, ये क्या है? आकृति है किनकी? जीवाणुओं की। तो आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के हैं, मतलब जीवाणुओं का शेप कैसा है? छड़ाकार है, बेसिलस है, गोलाकार है, कॉमा शेप्ड है, सर्पिलाकार है। ठीक, तो छड़ाकार में क्या होता है? ये छड़नुमा होते हैं या बेलनाकार होते हैं। गोलाकार में क्या होता है? ये गोलाकार होते हैं और सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कॉमा शेप्ड क्या होता है? ये कॉमा की तरह होता है, जिससे कॉमा आप नहीं लगाते हैं। और कॉमा शेप्ड कौन सा होता है जीवाणु? विब्रियो कॉलेरी होता है। और सर्पिलाकार में देखेंगे तो स्प्री या जो है स्प्रिंग या स्क्रू के आधार के होते हैं सर्पिलाकार में। तो इन सब के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको भी बता ही दिया कि जीवाणु में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी आदि कोशिकाएं नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक जीवाणु के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया। जीवाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, ये आपको पता चल गया। सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, डीएनए, वैक्यूल, यहाँ पे जितनी चीज़ें पाई जाती हैं ये बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर में आपको दिखाई गई हैं। देखिए यहाँ पे 8वें नंबर पे देखिए मीसोसोम पाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। अगर आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में भी पता है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया के जो है सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी और क्या नहीं पाई जाएंगी। तो आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए। एक शेप आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया का, कि मान लीजिए अगर आपको कभी कोई डायग्राम बनाने को दे दे तो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व जो है, मतलब जीवाणुओं का जो महत्व है वो विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब कई महत्व हैं। हर क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में इनका क्या बेनिफिट है, मेडिकल में इनका क्या, मेडिसिन में इनका क्या जो है बेनिफिट है, तो डेयरी में क्या इनका बेनिफिट है, तो इन सब चाय उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, रेशे में, तो हम एल्कोहल एसीटोन बनाने में, इस सिरका बनाने में, तो इन सभी के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। और जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करने हो आप उनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरिलम और क्लॉस्ट्रीडियम ये क्या करते हैं? वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। देखिए जो पौधे होते हैं वो क्या कहते हैं, को नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% होता है। ठीक है, और पौधे जो होते हैं वो नाइट्रेट्स के रूप में जो है NO3- पौधे नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। और पौधों पृथ्वी में जो है नाइट्रेट्स बनता कैसे है, हमें यही जानना है कि पौधों पृथ्वी में जो है नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखेंगे नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं, फिर नाइट्रेट से जो है कैसे हम अमोनिया से बनाते हैं, नाइट्रेट कैसे बनाते हैं, तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो आप इतना आपको पता होना चाहिए कि जो है कि पौधे जो है नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। नाइट्रेट्स मतलब NO3-। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में अगर देखिए तो क्या होता है कि एज़ोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम वायुमंडल की क्या होता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरी कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोसोकॉकस और नाइट्रोसोमोनास जीवाणु क्या कहते हैं, ये अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देते हैं। तो नाइट्राइट में तो ये बदल देते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमको किस फॉर्म में चाहिए, हमको चाहिए नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक, तो नाइट्रोसोकॉकस और नाइट्रोसोमोनास जीवाणु क्या कहते हैं, वो अमोनिया की नाइट्रोजन, अमोनिया पता है ना आपको, अमोनिया की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देते हैं, NO2- में बदल देते हैं। अब आपको इस नाइट्राइट NO2- को किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट NO3- में। तो नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को फिर से क्या करता है, ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल देता है। तो कौन सा जीवाणु, नाइट्रोबैक्टर जो है वो NO2- को NO3- में कन्वर्ट करता है। तो ये सभी आपको जीवाणुओं के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हम नाइट्रेट में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं, इसलिए जीवाणु जो है इन नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो जीवाणु उन्हें कन्वर्ट करते हैं उनका नाम हमको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार क्या होता है कि नाइट्रिक कारक जीवाणु जो है भूमि में नाइट्रेट यौगिकों की उपलब्धता को बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला देखिए तो राइजोबियम, आपने सबने सुना होगा कि राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जो लेग्यूमिनेसी कुल में ही आते हैं, आपको ये पी प्लांट जो हमने मटर का पढ़ा था अनुवांशिकी में, तो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है कौन सा जीवाणु, राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है, वो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को
नाइट्रेट में बदल देता है। तो हमें पता है कि जो है इस जब नाइट्रेट में बदल देगा तो वहीं से जो है पौधे उसको ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपको मैंने जीवाणु बताए वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। इनके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, NO3 माइनस के रूप में जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए तो डेयरी उद्योग में अगर आप देखिए तो क्या होता है कि दूध में आपको पता है कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं दूध से दही का निर्माण करते हैं। आपने पास्चराइजेशन भी पढ़ा होगा, जैसे आप लोग कहते हैं सब कि दूध को हमेशा क्या करना चाहिए, गर्म करके पीना चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें जीवाणु जो है मर जाते हैं या उनकी संख्या कम हो जाती है। तो दूध को अगर 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके शीघ्रता से ठंडा कर दें तो लैक्टिक अम्ल के जीवाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसे ही क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन या पास्चुरीकरण कहते हैं। फिर अगर देखें तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से ही दूध से पनीर बनता है। ठीक, तो डेयरी उद्योग में आपने देख लिया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक, तो इन जीवाणुओं का आपको नाम पता होना चाहिए। इसके बाद अगर देखें तो सिरके निर्माण में या विनेगर बनाने में कौन से बैक्टीरिया का उपयोग होता है, तो सिरका बनाने में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जो जीवाणु होता है उसका उपयोग होता है। मतलब एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु जो है वो क्या करता है, आपका सिरका बनाता है। तो इसका एसिटोबैक्टर एसिटी का भी आपको पता होना चाहिए कि क्या काम है। तो जो एथाइल अल्कोहल होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटोबैक्टर एसिटी क्या करता है, एसिटिक एसिड बना देता है प्लस H2O। तो रिएक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जानिए कि सिरका उद्योग में अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, कौन सा जीवाणु उपयोग लाया जाता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु। ठीक है, फिर अगर देखें तो अल्कोहल और एसीटोन के निर्माण में किस जीवाणु का जो है योगदान होता है, तो अल्कोहल और एसीटोन जो है बनाने में हम लोग क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जीवाणु का उपयोग करते हैं। मतलब कि अल्कोहल से एसीटोन बनाने का काम कौन से जीवाणु करते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। ठीक, तो इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ देखिए नीचे लिखा भी अल्कोहल एवं एसीटोन का निर्माण क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जीवाणु द्वारा होता है। ठीक, फिर एक जो है जीवाणु है माइक्रोकॉकस कैंडिडेंस। ये एग्ज़ाम से पूछा भी जा चुका है कई, तो आप लोग इसको ज़रूर पॉइंट कर लीजिए कि माइक्रोकॉकस कैंडिडेंस जीवाणु जो होता है वो तंबाकू की पत्ती का सुगंध व स्वाद बढ़ा देता है। ठीक, जो लोग तंबाकू या खैनी खाते हैं उसका सुगंध और स्वाद बढ़ा देता है तथा इससे चाय की पत्तियों में भी क्या होता है, विशेष स्वाद आ जाता है। इसके बाद हम देखें तो कुछ जीवाणु जो होते हैं वो प्रतिजैविक का निर्माण करते हैं। प्रतिजैविक क्या होता है, एंटीबायोटिक। तो कुछ जीवाणु जो है वो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ एंटीबायोटिक बता रहा हूँ और साथ ही कुछ जीवाणुओं के नाम बता रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर नोट करना हो या तो नोट कर लीजिए, या आप मुझे लगता है 2-4 बार वीडियो देखते जाएंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम्स में ये अक्सर पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का नाम आपने सबने सुना होगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होता है उसमें जो है कौन से जीवाणु का जो है योगदान होता है, कौन सा जीवाणु इसका निर्माण करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस। ठीक है, फिर दूसरा एंटीबायोटिक है क्लोरोमाइसिटीन। इसका भी नाम आपने सुना होगा। क्लोरोमाइसिटीन का जो है कौन सा जीवाणु निर्माण करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। ठीक, तो इन दोनों का नाम आप नोट कर लीजिए। एक और एंटीबायोटिक है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का जो है कौन सा जीवाणु निर्माण करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। तो इन तीनों का नाम अगर आप नोट कर लेंगे या 2-4 बार आप सुन लेंगे तो एग्जाम्स में जैसे ही पूछा जाएगा आप बढ़ा देंगे। तो आप जितने भी कैरेक्टर्स थे या इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे वो मैंने आपको सब बता दिए, इसका स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जीवाणु बैक्टीरिया होते क्या हैं, इनका क्या क्या कैरेक्टर्स है, क्या क्या कैसे हम पहचान सकते हैं कि क्या कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है, कितने टाइप का होता है, इनका शेप क्या होता है, इनके शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखें अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है तो वो है जीवाणुओं के हानिकारक प्रभाव। ठीक, तो जीवाणुओं के हानिकारक प्रभाव क्या हैं कि जीवाणु जो है वो मनुष्य में
अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं, आपको पता है। अभी जितने भी रोग मनुष्य में पैदा करते हैं जीवाणु, उन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहीं से आता है। तो उनके बारे में आपको सभी जीवाणुओं का नाम पता होना चाहिए। और ये मैं आपको बाद में पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि जब जीवाणु एक जगह पढ़ा रहे हैं, तो अगर मैं सारा वीडियो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जीवाणु से रिलेटेड कवर कर दूँगा तो आपको कभी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने एक वीडियो में सारा जीवाणु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। सभी जीवाणुओं का नाम बताया। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा आपको मिलेगा भी नहीं अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो जीवाणुओं के हानिकारक प्रभाव में देखते हैं कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा डिटेल में अभी आगे कि जीवाणु क्या होते हैं। मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं, ठीक। और कुछ जीवाणु क्या करते हैं, कुछ जीवाणु क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता को कम कर देते हैं, ठीक। क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलिनम नामक जीवाणु क्या करता है, मांस और दूसरे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देता है, ठीक है। और जितने भी इनके हानिकारक प्रभाव हैं इन सभी को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। आप लोग उनको कई बार अगर पढ़ते जाएंगे तो मुझे लगता है आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखें कि मनुष्य के रोग। तो मनुष्य में जीवाणुओं की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं, एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही रोग होते हैं। तो सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। आप लोग सब लोग सुने होंगे टीबी के बारे में, जिसको हम लोग तपेदिक रोग भी बोलते हैं, ठीक है। जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो तपेदिक रोग होता है, या इसी को क्षय रोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सब लोग टीबी बोलते हैं, लेकिन हमें इनके सभी नामों का पता होना चाहिए। एग्जाम्स में किसी भी नाम से पूछा सकता है, तपेदिक रोग, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, तो इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। तो जो इनका कारक होता है, जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु का नाम आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो आप जान लीजिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की वजह से तपेदिक रोग होता है, ठीक है। कौन सा जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ नोट भी है, आप अगर कहीं लिख रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। 1882 में रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टीबी जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। टीबी कहाँ की बीमारी है, ये लंग्स या फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है। और यह जीवाणु कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे हो सकता है, दूसरे से कैसे कर सकता है, जैसे मुंह से थूकते समय, खांसते समय, तो क्या होता है, ड्रॉपलेट जो है हवा में रहते हैं, वो आपके अंदर भी इंटर कर सकते हैं। तो अगर इसका सिम्टम देखना हो तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाले इंसान को जो है टीबी है या कुछ है, तो हमेशा वो देखेंगे आप खांसता रहेगा, ठीक है। और आप जो सीवियर कंडीशन जैसे बढ़ती जाएंगी तो उसमें देखेंगे कि खांसते समय जो उनका बलगम होता है, जो बलगम निकलता है खांसते समय, उसमें ब्लड के क्लॉट होंगे, उनका चेस्ट पेन होगा, क्योंकि ये लंग्स की बीमारी है तो उन्हें चेस्ट पेन होगा। आप देखेंगे उनका वेट पहले से की अपेक्षा जो है लॉस होता चला जाएगा, ठीक है। वेट लॉस होगा, भूख लगना बंद हो जाएगा, फीवर। आप देखेंगे नॉर्मली जितनी भी बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी आती है सबसे पहले आपको एक चीज़ हो जाएगा, फीवर, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि फ़ीवर हो जाता है, क्योंकि फ़ीवर ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर गर्म करके जो अंदर शरीर के हमारे जीवाणु प्रवेश करते हैं या विषाणु प्रवेश करते हैं, उनसे टेम्परेचर अपना बढ़ा के उनको किल कर देता है, ठीक है। तो फ़ीवर होना एक अच्छी चीज़ है। तो फ़ीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगा, तो ये सब पहचानेंगे। अगर हम सिम्टम देखेंगे तो बता सकते हैं कि सामने वाले को टीबी है। अब टीबी का अगर कंफर्म टेस्ट करना हो कि कैसे पता चलेगा कि भाई सामने वाले को टीबी है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट से पता किया जा सकता है कि सामने वाले बंदे को टीबी है या ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक। अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन इसमें कौन सा लगता है, बीसीजी वैक्सीन लगता है। तो बैसिलस कालमेट ग्वेरिन, ये एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे ही है। तो बच्चों में क्या लगता है, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टीबी के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इनका पता होना चाहिए कि किस जीवाणु की वजह से ये होते हैं। तो टीबी हो गया। इसके बाद हम दूसरा जो मनुष्य का रोग है वो देखें, फिर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया अगर देखिए तो ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है या किस जीवाणु की वजह से होता है, तो ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु की वजह से कौन सा रोग होता है, डिप्थीरिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गले में सूजन आ जाता है, ठीक है, और बलगम जो है हमारी बॉडी में बनने लगता है। डिप्थीरिया जो रोग है देखेंगे जनरली किस में होता है, बच्चों में होता है। और अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखें कितने दिन से कितने दिन में इसका सिम्टम पता चलने लगता है, 2 से 5 दिन में।
डिप्थीरिया जो है वो एक तरह का रेस्पिरेटरी डिसीज़ है और ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब एक दूसरे में खांसते छींकते समय एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, डिप्थीरिया अगर देखें हम बात करें तो जाड़ों और गर्मी में ज़्यादा किसमें फैलने के चांस रहते हैं, जाड़ों में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं और शुरुआत में जो है डिप्थीरिया का कोई सिम्टम भी नहीं मिलता है। इसके लिए अगर टेस्ट की बात करें कि कैसे पता चलेगा कि आपको डिप्थीरिया रोग है या कुछ भी है, तो डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट होता है। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है, सिक टेस्ट होता है। मैंने यहाँ सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं कि कहीं से भी कुछ पूछ ले एग्ज़ाम्स में आपके बस यही जितने भी पॉइंट्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं मैंने सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया है। आप ध्यान से अगर सुन भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपसे क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम्स में बन जाएंगे। और इसके प्रिवेंशन के लिए हम कौन सा टीका लगवाते हैं, डीपीटी वैक्सीन लगवाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को डीपीटी का जो है टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद हम देखें अपना तीसरा कॉलेरा। इसके बारे में तो सबने सुना होगा, हैजा फैल गया, हैजा फैल गया। गाँव में तो अक्सर हैजा फैल जाता है, तो आपने ऐसा सुना होगा गाँव में, अगर आप गाँव से रिलेट करते होंगे तो वहाँ पे हैजा का तो ऐसा प्रकोप है कि जब मतलब हालत ख़राब हो जाती है लोगों के डर से। तो हैजा जिसको कॉलेरा भी बोलते हैं, तो ये किस जीवाणु की वजह से होता है। ये सारे जो मैं रोग बता रहा हूँ ये सभी मनुष्य के रोग हैं। ठीक है, जो जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में रोग फैल जाते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। इनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है कि किस जीवाणु की वजह से फैलता है। ठीक है, कौन कौन सा टीका किस में लगता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो हैजा रोग जो है वो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। विब्रियो कॉलेरी से भी आपको कुछ याद आया, मैं अभी आपको बता रहा था कि जो है जब शेप बता रहा था कि आकृति एवं आधार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉमा शेप्ड। तो कॉमा शेप्ड में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा के आकार के होते हैं जो जीवाणु होते हैं, और उसमें जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वो किसका बताया था, विब्रियो का ही बताया था। वहाँ पे विब्रियो कॉलेरी, तो विब्रियो कॉलेरी जो है उस जीवाणु की वजह से हैजा होता है। ठीक है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या है, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये होता कैसे, हैजा जो है वो दूषित भोजन व जल से होता है। आप लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, कहीं भी पानी रखा है, कुछ भी खाया उसके ड्रम में रखा है, पानी पी लिए, तो क्या होता है दूषित अगर भोजन और जल से, इसीलिए लोग बाहर कहते हैं कि बाहर ऐसे खुले में खाना नहीं चाहिए या खाना ढक कर रखना चाहिए। तो दूषित भोजन और जल से ही जो है हैजा होता है। और गांव में तो आप जानते हैं कि कितना जो है लोग सावधानी नहीं बरतते हैं, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इन सब चीज़ों के, बीमारियों के। तो हैजा में अगर सिम्टम देखें तो हैजा का सिम्टम क्या है कि इसमें डायरिया हो जाता है, बार बार आपको फ्रेश होने जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक, हैजा में क्या होगा, सबसे ज़्यादा डायरिया हो जाएगा, बार बार लूज मोशन, और इसमें जो स्टूल होता है वो राइस वाटर स्टूल होता है। तो थोड़ा सा इस सिम्टम से ही आपको जो है डिटेक्ट करना होता है कि किसको हैजा हो गया। डायरिया का क्या मतलब है, तो डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि डायरिया जो है वो किसकी वजह से होता है। डायरिया भी एक बैक्टीरिया ई कोलाई होता है, बैक्टीरिया ई कोलाई और साल्मोनेला इनके द्वारा होता है। डायरिया किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया ई कोलाई और साल्मोनेला के द्वारा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आप लोग दूषित खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या कैसे कहीं कोई कपड़ा रखा है, अब मान लीजिए उसके हाथ में कोई जीवाणु लगा हुआ है, वहाँ पे आप उस कपड़े से, बर्तन से, किसी भी तरीके से बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो गए, आपके शरीर में प्रवेश कर गए, तो आपको भी वही बीमारी हो जाएगी। आप देखेंगे जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम लोग गर्मी में देखते हैं कि हम लोग अरे बोलते हैं कि अरे उसको ORS ला के दे दो, ORS ले दो। तो ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। मतलब जितने भी मिनरल आपके शरीर में लूज मोशन की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, ORS से वो फिर से प्राप्त होने लगते हैं आपके शरीर को। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ होती है डायसेंट्री। डायसेंट्री और जो है क्या होता है, डायरिया में एक डिफरेंस होता है। डायरिया में मतलब क्या होता है, दस्त आना। ठीक है, और डिसेंट्री मतलब क्या होता है, दस्त के साथ क्या होता है, ब्लड आना। तो डायरिया और डिसेंट्री में जो डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। और डायसेंट्री जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो बैक्टीरिया साइजेला की वजह से होता है। ठीक, डायसेंट्री कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साइजेला। तो यहाँ पे मैंने आपको हैजा के बारे में बता दिया, डायरिया के बारे में बता दिया, डायसेंट्री क्या होती है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स थे। तो हैजा के बारे में इतनी जानकारी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी थी मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पर कि अगला जो हमारा मनुष्य का जो रोग है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है वो है टिटेनस। टिटेनस आपने सब ने सुना होगा। ठीक है, तो टिटेनस भी बहुत ही कॉमन रोग है
और टिटनेस को हम लोग धनुषाकार रोग भी ऐसा कुछ बोलते हैं, उसका नाम है हिंदी में धनुष टंकार बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जानना कि किस जीवाणु की वजह से टिटनेस होता है। तो इससे होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 दिन से लेके 3 हफ्ते तक होता है, ठीक। टिटनेस के जो जीवाणु होते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बैक्टीरिया जो है कुछ एनिमल के इंटेस्टाइन में रहता है। जो बैक्टीरिया जो है वो एनिमल के इंटेस्टाइन में रहता है, बट वहाँ पे उनको हार्म नहीं पहुँचाता है। ये वहाँ पे एज अ कॉमन सेल रहता है, जैसे हॉर्स में। तो जब ये हमारे अंदर, या मान लीजिए जैसे उनके जो है ज़मीन में मिल जाता है, या जब तो ज़मीन से क्या होता है कि हमारे जब शरीर में ये प्रवेश करता है ये जीवाणु क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, तो ये हमको फिर हार्म पहुंचाता है। इस रोग में देखेंगे तो आप क्या होता है कि इस रोग में जो है जबड़े और चेहरे और गर्दन की मसल्स क्या होती हैं, एकदम से अकड़ जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है धनुष टंकार, ठीक है। और ये एकदम से जो है हमारे मसल्स अकड़ जाएंगे और हमारा जो है नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। जीवाणु जो है मैंने आपको बताया कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ये धूल गोबर आदि से घाव के रास्ते में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक। बच्चों में इससे बचने के लिए क्या लगवाया जाता है? डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एंटी टिटनेस वैक्सीन भी आती है, पेनिसिलिन तथा एंटी सीरम इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है, और बच्चों में क्या होता है डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है बीमारी है जो जीवाणु द्वारा मनुष्य में फैलती है, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। आपने ज़रूर कभी न कभी किसी कुष्ठ रोग व्यक्ति को देखा होगा, टीवी में तो पहले ऐड भी बहुत आते थे। तो कुष्ठ रोग भी एक जीवाणु की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो कुष्ठ रोग किसकी वजह से होता है, किस जीवाणु की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 6 दिन होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा कम समय कुछ भी लग सकता है। फिर अगर हम देखें तो बॉडी कांटेक्ट और स्किन कांटेक्ट के अलावा ये कैसे, ये खांसने से या छींकने से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में फैलता है, ठीक। सिम्टम अगर देखें तो शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं, और जहाँ भी यह रोग होता है शरीर में वहाँ की संवेदनशीलता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम देखें तो हमारा नेक्स्ट जो रोग है वो है टाइफाइड रोग, ठीक है। तो टाइफाइड के बारे में भी आपने सभी ने सुना ही होगा। टाइफाइड जो होता है तो इसे हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे हम आंत का बुखार के नाम से भी जानते हैं, या मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं, ठीक है। तो जो जीवाणु है, किस जीवाणु की वजह से टाइफाइड होता है ये आप नोट कर लीजिए, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से टाइफाइड रोग होता है। यह रोग जो है वह पानी की गंदगी से फैलता है, ठीक। यह रोग किसकी वजह से फैलता है? पानी की गंदगी से फैलता है। और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 से 20 दिन होता है। तो टाइफाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं, और ये आंत का बुखार भी कहते हैं, और ये किस जीवाणु की वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, प्लेग। प्लेग तो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा लोग मरे हैं आज तक इससे कि ये तो इतना फेमस रोग है कि पहले तो देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में फैला, फिर अभी वेस्ट एशिया में भी अभी तक जो है इसका इतना ज़्यादा कहर था, इससे इतने ज़्यादा लोग मरे हैं। तो ये तो एग्ज़ाम्स में आराम से कभी न कभी पूछा ही गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो प्लेग जो है ये किस जीवाणु की वजह से होता है? तो सबसे पहले इसको आप जान लीजिए कि जो पास्टुरेला पेस्टिस या यार्सीनिया पेस्टिस, 2 जीवाणु आप नोट कर लिए, एक है पास्टुरेला पेस्टिस और दूसरा है यार्सीनिया पेस्टिस। इन 2 जीवाणुओं की वजह से प्लेग फैलता है, ठीक। तो प्लेग रोग के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार हैं वो कौन से हैं? बैक्टीरिया पास्टुरेला पेस्टिस और यार्सीनिया पेस्टिस। इसका जो संक्रमण होता है वो चूहों एवं गिलहरी आदि पर पाए जाने वाले पिस्सुओं या फ्ली से होता है। पिस्सू जो होते हैं इनकी वजह से होता है, ठीक। इसके बाद अगर देखें तो जेनोप्सिला केओपिस जो है वो प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू होता है। ये एग्जाम से पूछा नहीं जाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जेनोप्सिला केओपिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू होता है। इसमें क्या होता है, इसमें तेज़ बुखार होता है और शरीर पर गिल्टियाँ निकल जाती हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि एंटी प्लेग वैक्सीन आती हैं वो लगवाना चाहिए। तो प्लेग बहुत फैला था एक समय चूहों से, गिलहरी से, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन से जीवाणु इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बैक्टीरिया हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं
काली खांसी या वूपिंग कफ। तो वूपिंग कफ, काली खांसी जो है ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? ये होती है बॉर्डेला परट्यूसिस। ठीक है, तो आप इस जीवाणु का नाम याद कर लीजिए, बॉर्डेला परट्यूसिस। ठीक है, और इसको 100 डेज कफ भी बोलते हैं, काली खांसी या वूपिंग कफ या 100 डेज कफ भी बोलते हैं। ये प्रायः किस में होता है? ये छोटे बच्चों में होता है, और इसका संक्रमण जो है वो हवा द्वारा फैलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 16 दिन होता है। ठीक, और इसमें जो है खांसते समय एक लाउड साउंड निकलता है। ठीक है, जब सांस उस लेते हैं तो उसमें भी जो है एक भारी आवाज़ जैसे आपकी निकलती है। और इसमें भी जो है वैक्सीन कौन सी लगवानी पड़ती है? डीपीटी की वैक्सीन। देखिए डीपीटी की वैक्सीन 3 तरीके से लगती है, 3 जगह लगती है। डिप्थीरिया हो गया, परट्यूसिस हो गया और टिटेनस हो गया। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये वैक्सीन कौन सी लगती है? डीपीटी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एंथ्रेक्स। तो यह देखिए जो है ये मुख्यतः किस में होता है? जानवरों में होता है, शाकाहारी जानवरों में होता है कह लीजिए तो। और जो जीवाणु होता है, किस जीवाणु की वजह से एंथ्रेक्स होता है? वो बैसिलस एंथ्रासिस। तो बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु से ये होता है कौन सा रोग? एंथ्रेक्स। ठीक है, यह मुख्यतः जानवरों से मनुष्य में फैलता है। और मनुष्य में जो एंथ्रेक्स होता है वो किसकी वजह से फैलता है? जानवरों की वजह से फैलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 10 दिन होता है। बुखार आना, थकान होना, सूखी खांसी आना, बेचैनी होना, ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो ये मनुष्य में जो है कैसे फैलता है? त्वचा द्वारा फैलता है, आंत द्वारा फैलता है, या सांस लेने से फैलता है, श्वास द्वारा एक दूसरे के। ठीक, और एक इसका जो एंथ्रेक्स है आजकल इसका उपयोग जो है जैविक हथियार के रूप में भी किया जा रहा है। तो जैविक हथियार के रूप में क्या होता है कि एंथ्रेक्स के बीजाणु पाउडर के रूप में इनको प्रयोग किया जा रहा है। तो मानव से रिलेटेड ये जितने भी मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं बीमारियां या डिजीज़, मानव के रोग जो भी होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स में। और अक्सर एग्ज़ाम्स में इन्हीं से आपसे बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है। जितने भी साइंटिस्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। और जानवरों में भी देखिए यहाँ पे 2 रोग जो है जीवाणु के द्वारा मैंने यहाँ पे नोट करा दिया, एक ब्लैक लेग और एक है एंथ्रेक्स ऑफ सीप। ठीक है, तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को बार बार पढ़िए, और जितने यहाँ पे मैंने चीज़ें बता दी हैं इतना सफिशिएंट है एग्ज़ाम्स के लिए। इसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसको बार बार देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए। और जिनको भी इस वीडियो का चाहिए PDF, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप परीक्षा मंथन के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।